नमस्कार साथियों, मैं हूं रणबीर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। आज का हमारा क्लास रहने वाला है हिंदी वर्णमाला का, यानी वर्ण विचार का अयोगवाह टॉपिक रहने वाला है आज का। इसके पहले मैंने क्लास 1 में आप लोग को बता दिया है कि वर्ण विचार के अंतर्गत जितने भी मेन टॉपिक हैं उसको किस तरीके से समझा जा सकता है आसान शब्दों में। उसमें मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया, उसके साथ साथ वर्ण के बारे में बताया, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको पहले क्लास में दे दी गई है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक आपके अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहां से क्लिक करके उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यह हमारा पूरा संपूर्ण हिंदी व्याकरण को कंप्लीट करने का एक सीरीज चल रहा है और इस सीरीज के अंतर्गत यह दूसरा क्लास है। और इस क्लास के अंतर्गत हम जानने वाले हैं अयोगवाह को आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो अयोगवाह में हम आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में और ना ही व्यंजनों में की जाती है उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनकी गणना ना तो स्वर वर्ण में की जाती है और ना ही व्यंजन वर्ण में की जाती है, तो उसे कहा जाता है अयोगवाह। अंग और अयोगवाह कहलाते हैं। आप देख लीजिए, अंग और अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अयोगवाह का स्थान कब होता है? स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। और अंग और जो है यह अयोगवाह कहलाता है। और अंग को अनुस्वार कहते हैं और को विसर्ग भी कहा जाता है। यह बात आप पहले से ही जानते होंगे। अंग को अनुस्वार कहा जाता है और को विसर्ग कहा जाता है। आप समझ चुके हैं कि अयोगवाह क्या होता है। तो हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर की गिनती में आते हैं और ना ही व्यंजन की गिनती में आते हैं, तो उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और अंग और अयोगवाह है। ठीक है, अंग को अनुस्वार कहा जाता है और को विसर्ग कहा जाता है। यहाँ तक आप समझ गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह के प्रकार की बात कर लेते हैं साथियों। तो अयोगवाह का प्रकार कुल मिलाकर 4 हो जाएगा। अयोगवाह के 4 प्रकार होते हैं। सबको हम बारी बारी से देखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल्ड वे में समझने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। हो सके तो एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और यहाँ बताने वाले मेन पॉइंट को आप नोट करते जाइए। और इससे क्या होगा, आप हमारे वीडियो की जितनी सीरीज देखिएगा, जितनी वीडियोज हमारे देखिएगा हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, तो उससे सारा नोटबुक में नोट करते करते आपका एक अच्छा खासा नोटबुक तैयार हो जाएगा, जो कि हिंदी ग्रामर का बेस्ट नोटबुक तैयार होगा। यह आपके प्रयासों से ही होगा। और आप कभी भी ग्रामर को रिवीजन करना चाहेंगे तो उस नोटबुक को उलट कर देखते जाएंगे बारी बारी से, तो आपको रिवीजन करना आसान हो जाएगा और आपको इसको याद करना भी आसान हो जाएगा। आप इसे भूलना चाहेंगे तो फिर भी नहीं भूल पाएंगे। इस तरीके से याद हो जाएगा, आपको लगातार रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह के प्रकार की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं, अयोगवाह के 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार को बारी बारी से समझ लेते हैं। पहला प्रकार है अनुनासिक, दूसरा है अनुस्वार, तीसरा है विसर्ग, चौथा है निर्नुनासिक। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। पहला अनुनासिक, दूसरा अनुस्वार, तीसरा विसर्ग, चौथा निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक इसको कह सकते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक आप जानते ही हैं। अनुनासिक यहाँ पे चंद्र बिंदु जैसी आकृति आपको दिख रही है, चंद्र बिंदु जैसी मात्रा आपको दिख रही है, मतलब ये तो चंद्र बिंदु ही है। अनुनासिक जिसको कि चंद्र बिंदु भी आप कह सकते हैं। अनुस्वार आप जानते हैं, ऊपर में एक बिंदी, किसी भी वर्ण के ऊपर में एक बिंदी लगाते हैं जो आप, तो उन्हें अनुस्वार की संज्ञा दी गई है। और विसर्ग तो आप सभी लोग जानते ही हैं। विसर्ग का प्रायः अधिकतर उपयोग संस्कृत में देखने को मिलता है। और निर्नुनासिक, ये आप समझ गए। अयोगवाह के कुल मिला के 4 प्रकार होते हैं। इन चारों प्रकार को बारी बारी से आपने देख लिया, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निर्नुनासिक।
फिर से आप याद कर लीजिए इस बात को। अयोग वाह के 4 प्रकार होते हैं, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निर्नुनासिक। ठीक है, तो बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुनासिक की। अनुनासिक, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह चंद्र बिंदु की मात्रा आपको दिख रही है। इसका परिभाषा हो जाएगा, मतलब इसको विस्तार से जानेंगे तो इसमें यह बात निकल कर सामने आएगा कि जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहा जाता है। जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा हमारे नाक से भी निकलेगी और हमारे मुख से भी निकलेगी, तो ऐसे वर्ण को, ऐसे ध्वनि को अनुनासिक कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, गांव, गांव, दांत, सांप, पाँच इत्यादि। आप इन शब्द को बोल कर देखिए। गांव बोलने पर यहाँ जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं, गांव बोलने के क्रम में चंद्र बिंदु तक आप पहुँचते हैं, तो आपके नाक और मुख दोनों से हवा बाहर निकलती है, दोनों से वायु बाहर निकलती है। तो इसका मतलब समझ जाइए, यह जो चंद्र बिंदु है वह क्या है? अनुनासिक है। उसी प्रकार आप दांत में भी देख सकते हैं। दांत, आप इसको बार बार बोल करके अभ्यास कर सकते हैं, अपने से भी इसकी परख कर सकते हैं क्या यह अनुनासिक है या फिर नहीं है। गांव, दांत, सांप, पाँच इत्यादि, ये सारे अनुनासिक के उदाहरण हो गए। अनुनासिक को फिर से एक बार समझ लेते हैं। वैसी ध्वनि जिनका उच्चारण नाक से भी होता है और मुख से भी होता है, मतलब इस ध्वनि को बोलने में नाक से भी वायु निकलती है और मुख से भी वायु निकलती है, तो वह ध्वनि अनुनासिक कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं, गांव, दांत, सांप, पाँच इत्यादि। अब दूसरे नंबर में हम देख लेते हैं अयोग वाह के दूसरी प्रकार को, जिसका नाम है अनुस्वार। अनुस्वार का आप यहाँ पे चिन्ह देख पा रहे हैं, इसकी मात्रा एक बिंदी जैसी आपको दिख रही है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। क्या आपने देखा इसमें, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, इसमें मुख से नहीं निकल रही है। इसके पहले हमने अनुनासिक को देखा। अनुनासिक में क्या था? हवा नाक से भी निकल रही थी और मुख से भी निकल रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि हवा केवल नाक से ही निकल रही है। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, लंगूर, अंगद, कंचन इत्यादि। इन शब्द को आप बोलिए, बोलने से आपको ऐसा लगेगा कि कंचन में जो अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है, इस अनुस्वार के उच्चारण के क्रम में हवा मुंह से नहीं निकल रही है बल्कि नाक से ही निकल रही है। आप समझ चुके हैं अनुस्वार क्या होता है। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। आप समझ गए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विसर्ग, तीसरा अयोग वाह का जो तीसरा प्रकार है वह है विसर्ग साथियों। तो विसर्ग को देख लेते हैं। जिस ध्वनि के उच्चारण में ह जैसी ध्वनि निकलती है, ह जैसी ध्वनि निकलती है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसको तो याद करना बहुत ही आसान है। विसर्ग क्या है? जिस ध्वनि के उच्चारण में ह जैसी ध्वनि निकलती हो उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे मनः, कामना, दुख, अतः, स्वतः इत्यादि। ये 4 शब्द यहाँ पे आप देख सकते हैं। मनः कामना, यहाँ पे म न उसके बाद जो विसर्ग लगा हुआ है तो आप इसको मनः पढ़ सकते हैं, मनः कामना। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए अ और त में जो विसर्ग लगा हुआ है त के बाद, तो इसको आप अतः बोलते हैं। अतः बोलने से दोस्तों आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि त के बाद ह जैसी ध्वनि निकल रही है, तो समझ लीजिए यह विसर्ग है। विसर्ग आप समझ चुके हैं कि जिस ध्वनि के उच्चारण में ह जैसी ध्वनि निकलती है उसे विसर्ग कहा जाता है। और इसका उदाहरण आपने देख ही लिया, मनः कामना, दुख, अतः, स्वतः इत्यादि। अधिकतर देखा जाता है कि विसर्ग का उपयोग संस्कृत भाषा में ही अधिकतम देखने को मिलता है। हिंदी भाषा में, हिंदी लिपि में यानी देवनागरी लिपि
हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि। वैसे तो संस्कृत की लिपि भी देवनागरी ही है, लेकिन हिंदी भाषा में इस विसर्ग का उपयोग प्रायः कम ही देखने को मिलता है। अभी तक आप समझ चुके हैं अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या है। अब बढ़ते हैं अयोगवाह के चौथे प्रकार की ओर, जिसे कहा जाता है निर्नुनासिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक का डिटेल देख लेते हैं कि केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहा जाता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जब आप इन शब्दों को बोलिएगा, इन वर्णों को बोलिएगा, तो ध्वनि जो निकलेगी, ध्वनि के साथ साथ जो वायु निकलेगी वह केवल आपके मुख से ही निकलेगी, आपके नाक से नहीं निकलेगी। तो समझ लीजिए यह क्या है, निर्नुनासिक। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे थे अनुनासिक में, इसमें हवा निकल रही थी नाक से भी और मुख से भी। अनुनासिक में क्या देखने को मिल रहा था आपको, हवा जो निकल रही थी उच्चारण के क्रम में वह नाक और मुख दोनों से निकल रही थी, और अनुस्वार में हवा केवल नाक से निकल रही थी, मुख से नहीं निकल रही थी। और विसर्ग में क्या था, विसर्ग में ह जैसी ध्वनि निकल रही थी। और निर्नुनासिक में क्या है, केवल मुख से ध्वनि निकल रही है, मुख से वायु निकल रही है या फिर मुख से हवा निकल रही है, नाक से हवा नहीं निकल रही है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है अयोगवाह के कुल 4 प्रकार को, जो थे अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, निर्नुनासिक। अच्छा, इसके उदाहरण को देख लेते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। इन सारे उदाहरण को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इसका जो उच्चारण हो रहा है वह केवल मुख से हो रहा है। मतलब ये केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्ण हैं और इन्हें आप निर्नुनासिक कह सकते हैं। इस प्रकार से आपने अयोगवाह के कुल मिला के जितने भी प्रकार थे, 4 ही प्रकार थे, इन चारों प्रकार को आपने बारी बारी से समझ लिया है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल तो जरूर आया होगा कि अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है। बड़े बड़े विद्यार्थी इस बात को, दोनों में अंतर, दोनों अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर करने में कभी कभी सही टाइम पर विफल हो जाते हैं। उनके पीछे का कारण यही रहता है कि उनको अनुस्वार और अनुनासिक में सही जो भेद है वह पता नहीं रहता है, क्या विभेद है दोनों में, इस बात की जानकारी सही तरीके से नहीं रहती है। तो आप यहाँ पे इस जानकारी को अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। हमारा पॉइंट है अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है, तो इसको देख लेते हैं। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है। जैसा कि आपने यहाँ पे इसके पहले देखा था कि यहाँ हवा नाक और मुख दोनों से निकल रही है, लेकिन इसमें और क्या हो रहा है, नाक से बहुत कम सांस निकल रही है और मुख से अधिक निकल रही है। जैसे आप कोई शब्द ले लीजिए, उदाहरण के लिए आप यहाँ पे आंसू ले लीजिए, आंसू, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। आप इन शब्द को बोलने से यह जान पाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, नाक से बहुत कम सांस निकल रही है, मतलब निकल तो रही है लेकिन उसकी मात्रा कम है, और मुख से अधिक सांस निकल रही है। जैसे आंसू, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। अनुनासिक में क्या था, नाक से कम सांस निकल रही थी और मुख से अधिक निकल रही थी। अनुस्वार में जस्ट इसके उल्टा हो गया, इसके उलट हो गया। इसमें नाक से ही अधिक सांस निकल रही है और मुख से कम सांस निकल रही है। जैसे कि आप देख लीजिए, अंक, पंकज, चंदन, अंग इत्यादि। ये 4 शब्द जो मैंने पढ़े, इन शब्द को आप भी पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको यह पता चल जाएगा आसानी से कि अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम सांस निकलती है। ये अनुनासिक और अनुस्वार के बीच जो सबसे बड़ा अंतर था, पहला अंतर, यह निकल कर सामने आ गया। अब देख लेते हैं, थोड़ा आगे इससे बढ़ते हैं।
अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अनुनासिक स्वर की विशेषता है, क्या है? अनुनासिक एक जो स्वर वर्ण होता है, स्वर की विशेषता, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार क्या है? एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार क्या है? एक व्यंजन ध्वनि है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अनुस्वार बताइए इनमें से कौन सी ध्वनि है, स्वर ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है, दोनों ध्वनि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए वहाँ पे? अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है? वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। मतलब आप कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अंगद, लिख रहा हूँ अंगद, तो अनुस्वार की ध्वनि को प्रकट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ ऊपर में बिंदी लगा रहे हैं। आपने देखा कि मैंने अंगद में क्या लगाया? एक बिंदी लगाया अंगद में, और यह बिंदी किस बात को प्रदर्शित कर रही है? यह बिंदी प्रदर्शित कर रही है अनुस्वार की ध्वनि को। ये आप समझ गए। लेकिन अनुनासिक की ध्वनि को प्रकट करने के लिए क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदु लगाया। जैसे कि यहाँ पे दांत लिख रहा हूँ, दांत देख लीजिए, इसमें अनुनासिक की ध्वनि को प्रकट किया जा रहा है इस शब्द के माध्यम से, और यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि अनुनासिक में किसका? एक बिंदी का प्रयोग किया जा रहा था। आपने देख लिया इस बात को। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं जो कि अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर बताता है, स्पष्ट रूप से विभेद करता है। वह है तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। तत्सम स्व शब्द वही होता है जो संस्कृत भाषा से सेम मतलब संस्कृत भाषा से समझ लीजिए अक्षरशः ले लिए गए हो। संस्कृत भाषा का कुछ ऐसा शब्द जो कि डायरेक्ट ही हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा हो, तो उसे कहा जाता है तत्सम। और तद्भव क्या होता है? उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, थोड़ा बहुत चेंजेस ला करके उसको हिंदी भाषा में उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे तद्भव कहा जाता है। तत्सम और तद्भव आप समझ गए हैं। तो तत्सम शब्दों में क्या होता है? अनुस्वार लगता है, और उनके तद्भव रूपों में अगर उन्हीं तत्सम शब्द को तद्भव बनाया जाता है तो उसमें चंद्र बिंदु लगता है। इस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं आप, अंगुष्ठ। अंगुष्ठ जो लिखा, अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। अंगुष्ठ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर में एक बिंदी लगी हुई है, अंगुष्ठ। और अंगुष्ठ से जब अंगूठा बनेगा तो उसमें क्या हो गया? अंगुष्ठ एक तत्सम शब्द है। जैसे ही इसका रूप तद्भव में परिवर्तित होता है तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, चंद्र बिंदु लगाया गया है। तो यह भी एक प्रकार से जो मुख्य अंतर है वह अनुनासिक और अनुस्वार के बीच में है। फिर एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, दंत। दंत का मतलब दांत होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। दंत जो कि एक तत्सम शब्द है, इसमें न लगा हुआ है, और इसी न को हम बिंदी के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब दंत जो ऐसे लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी दंत को जब तद्भव शब्द में कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा दांत। आप देख पा रहे हैं तत्सम शब्द में क्या हो गया? अनुनासिक का प्रयोग किया जा रहा है। तत्सम शब्द में अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है तत्सम शब्द में। और तद्भव जैसे ही हो जाता है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? अनुनासिक का प्रयोग किया जा रहा है। दंत और दांत को आपने देख लिया। एक और उदाहरण देख लेते हैं, वह है अंत्र और आंत। अंत्र जो है, अंत्र ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अंत्र का मतलब होता है हमारा इंटेस्टाइन, हमारी जो आंतें होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिसमें कि हमारे भोजन का अवशोषण होता है, और आंत को अंत्र कहा जाता है। अंत्र एक तत्सम शब्द है और तत्सम शब्दों में अनुस्वार लग रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे इसका तद्भव शब्द बनेगा यह आंत बन जाएगा, और आंत में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया गया है,
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया कि अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं। आपने यह भी जान लिया कि अयोगवाह के 4 प्रकार होते हैं। वह 4 प्रकार थे अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निर्नुनासिक। आपने सभी को बारी बारी से समझ लिया कि अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निर्नुनासिक क्या होता है। इसके साथ साथ आपने इस बात को भी समझ लिया कि अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है। इस वीडियो के देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद हमें नहीं लगता आपको अनुनासिक और अनुस्वार को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी और अयोगवाह को भी आपने आसानी से समझ लिया होगा। और यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, या फिर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि हिंदी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर यह वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम नए नए वीडियो लाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और हमारे ओर से प्रदान की जाने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और वीडियो कैसी लग रही है इस बात को कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।